हेलो स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है परागण और निषेचन। परागण किसे कहते हैं? पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों का अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को परागण कहा जाता है। यानी पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यहाँ ये एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है। दोनों के दोनों पौधे एक ही जाति के हैं। ये पादप ए नाम दे दिया इसको हमने, ये पादप बी हो गया। इस पादप ए पर ये 2 पुष्प लगे हुए हैं और इस पादप बी पर ये 1 पुष्प लगा हुआ है, और भी इस पे पुष्प लगे हुए हो सकते हैं। तो यदि ये एक पुष्प का यदि हम उदाहरण लें तो इस पुष्प के पराग कणों का इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण है। इसे परागण कहा जाएगा। या इसी के ही परागकण इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएं, जाकर अंकुरित हो जाएं, तो उसे भी स्वपरागण कहा जाएगा। लेकिन यदि एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित हो, वर्तिकाग्र पर जाएं, लेकिन वो दोनों के दोनों पौधे एक ही जाति के होने चाहिए, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। तो इस प्रकार से परागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। परागण मुख्यतः 2 प्रकार का है, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन या ज़ैनोगैमी। स्वपरागण 2 प्रकार से होता है। यदि एक ही पौधे के जो एक पुष्प लगा हुआ है, उस पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो इसे ऑटोगैमी कहा जाता है या स्वयुग्मन कहा जाता है। ये स्वपरागण का प्रकार है। स्वपरागण का दूसरा प्रकार, एक ही पौधे के ऊपर जब एक से अधिक पुष्प लगे हुए हैं तो एक ही पौधे पर उपस्थित एक पुष्प के परागकणों का उसी पौधे पर लगे हुए दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित होना सजातीय पुष्पी परागण कहलाता है, या इसे ज़ैनोगैमी कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्वपरागण 2 प्रकार का होता है, स्वयुग्मन और सजातीय पुष्पी परागण। जो परपरागण है या जिसे ज़ैनोगैमी भी कहा जाता है, परपरागण के प्रकार जैविक, अजैविक और जैविक कारकों पर निर्भर करते हैं। कुछ ऐसे अजैविक कारक हैं जो कारक परपरागण को प्रभावित करते हैं। उन अजैविक कारकों में वायु है और जल है। और जो जैविक कारक हैं, उन जैविक कारकों में कई प्रकार के कीट, पक्षी आदि आते हैं। तो सबसे पहले जब पौधों के अंदर परपरागण की क्रिया वायु के द्वारा संपन्न होती है, जब इसे विंड पॉलिनेशन कहा जाता है या एनिमोफिली कहा जाता है। इस प्रकार विंड पॉलिनेशन या वायु परागण होने वाले जो पौधे हैं, उनके अंदर परागकण कैसे होंगे? उनमें परागकण छोटे होंगे, हल्के होंगे, चिकने होंगे, सूक्ष्म होंगे और संख्या में भी बहुत अधिक होंगे। दूसरे प्रकार का जो परपरागण है वो परपरागण है जल परागण। जब परागकणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से हो, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वाटर पॉलिनेशन, जल परागण जल के माध्यम से हो, जब इस प्रकार के परागण को हाइड्रोफिली या जल परागण कहा जाता है। और सामान्यतः जो है जलीय पौधों में जल परागण होता है, लेकिन सभी जलीय पौधों में जल परागण नहीं पाया जाता। ये जल परागण, यदि परागण जल के भीतर होता है, जल के अंदर होता है, जल की सतह के अंदर होता है, तब इसे अधोजल परागण कहा जाता है। और जब जल की सतह पर ये हो, सतह से अंदर नहीं, जल की सतह पर परागण हो, जब इसे अधिजल परागण कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये अजैविक कारकों के आधार पर परपरागण 2 प्रकार के हैं,
वायु परागण और जल परागण। अब जैविक कारकों के आधार पर फिर से पर परागण कई प्रकार का होता है। सबसे पहले है कीट परागण, जिसे एंटोमोफिली कहा जाता है। अनेक प्रकार के कीट जैसे मधुमक्खियां, तितली और पतंगे ये कीट परागण के अंदर सहायता करते हैं। कीट परागित पौधे जो होते हैं उनके पुष्प रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं, आकर्षक होते हैं, मकरंद गंध युक्त होता है, जिससे कि कीट इन पौधों की तरफ आकर्षित होते हैं और ये जिसके कारण कीट परागण होता है। दूसरा जो पर परागण जो कि जैविक कारक द्वारा होता है वो है चमगादड़ परागण। इसमें चमगादड़ एक रात्रिचर स्तनपायी प्राणी है। कुछ पौधों में पुष्प रात में खिलते हैं और उन रात में खिलने वाले पुष्प जो है वो अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं। चमगादड़ इनकी ओर आकर्षित होते हैं और इनके कारण जिससे चमगादड़ पर जो है परागकण चिपक जाते हैं, जिससे कि इनमें चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कि घोंघों के द्वारा परागण होता है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कि पक्षियों के द्वारा परागण होता है। इसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। इसमें पक्षी परागण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें पुष्प नलिकाकार होते हैं और पुष्प चमकदार आकर्षक होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद से आकर्षित होकर जो पक्षियों की चोंच और उनके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं और इन पक्षियों के साथ ही दूसरे पौधे तक परागकण पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुल जो पर परागण है ये 6 प्रकार का होता है और जो स्वपरागण है वो 2 प्रकार का होता है। कुछ ऐसे कारक हैं जो कि पौधों में स्वपरागण के लिए उत्तरदायी होते हैं या स्वपरागित पौधों के अंदर कुछ विशेषताएं होती है। सबसे पहली जो विशेषता है वो विशेषता है बाइसेक्सुअलिटी या उभयलिंगता, यानी ऐसे पौधे फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, यानी उन फूलों में एक जो नर जन्नांग और मादा जन्नांग है वो उसी पुष्प में पाया जाएगा, जैसे कि मटर के पौधे के फूलों में। तो स्वपरागण के लिए जो पहला कारक है वो है बाइसेक्सुअलिटी या इसे उभयलिंगता कहा जाता है। दूसरा कारक है होमोगेमी या समकालपक्वता। इसका क्या अर्थ हुआ? पुष्प में उपस्थित जो परागकोश हैं और जो वर्तिकाग्र है वो एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। जब ये दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं तो इनमें स्वपरागण होता है और ये जो स्थिति है ये होमोगेमी या समकालपक्वता के नाम से जानी जाती है। तीसरा जो कारक है वो तीसरा कारक है अनुन्मिलिता या फिर इसे क्लेस्टोगेमी कहा जाता है। क्लेस्टोगेमी का अर्थ हुआ कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्प कभी भी खुलते ही नहीं हैं। इनमें पूर्ण तरह से स्वपरागण होता है। इस स्थिति को क्लेस्टोगेमी कहा जाता है। और ये जो क्लेस्टोगेमस फ्लावर होते हैं ये फ्लावर बाइसेक्सुअल तो होते ही होते हैं, छोटे होते हैं और ये पुष्प रंगहीन होते हैं और ये मकरंद स्रावित नहीं करते हैं। ये तो इस प्रकार से ये तीनों के तीनों कारक हैं जिनके कारण पौधों में स्वपरागण होता है। बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी या क्लेस्टोगेमी, या इसे हम कह सकते हैं उभयलिंगता, समकालपक्वता, और तीसरा कारण है अनुन्मिलिता। ऐसे कारक जो कि पौधों में पर परागण को प्रेरित करते हैं या पर परागण के लिए जो कारक उत्तरदायी होते हैं, या पौधों के अंदर ऐसे कौन से अनुकूलन हैं जिन अनुकूलनों के कारण पौधों में पर परागण होता है। सबसे पहला पर परागण के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो है यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता कहा जाता है। ऐसे पौधे जिन पौधों के ऊपर एक लिंगी पुष्प लगते हैं, यानी उनमें पुष्पों में या तो नर जन्नांग होगा या मादा जन्नांग होगा, यानी कि या वो नर पुष्प होंगे यदि उनमें नर जन्नांग है तो वो नर पुष्प होंगे, यदि मादा जन्नांग है तो वो मादा पुष्प होंगे। तो इस प्रकार से जो पुष्प एक लिंगी होते हैं उन पुष्पों के अंदर पर परागण ही होता है।
दूसरा जो कारक है वो दूसरा कारक है डाइकोगेमी यानी भिन्न काल पक्वता। इसमें कुछ पौधों में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। यदि पहले फूलों में परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो गया तो उसे पुंग पूर्वता कहा जाएगा या प्रोटेंड्री उसे कहा जाएगा, और यदि स्टिग्मा पहले परिपक्व हो जाता है तो उसे प्रोटोजेनी कहा जाएगा या स्त्री पूर्वता कहा जाएगा। तीसरा जो कारक जो कि पर परागण को प्रेरित करता है, पर परागण के लिए उत्तरदायी होता है, वो तीसरा कारक है जिस अवरुद्ध परागणता कहा जाता है या हर्कोगेमी कहा जाता है। इसमें पुष्पों के अंदर कुछ ऐसे संरचनात्मक लक्षण होते हैं जिसके कारण वो पौधे स्वपरागण नहीं कर पाते हैं। इनमें से वर्तिकाग्र में किसी प्रकार का अवरोध हो सकता है, परागकोश में कई प्रकार का अवरोध हो सकता है। अब ये अवरोध कैसे हो सकते हैं? जैसे उदाहरण स्वरूप हम बात करें कि वर्तिका की लंबाई पुंकेसर की लंबाई से बहुत ज्यादा अधिक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर पर परागण नहीं होगा। तीसरा जो कारक है वो तीसरा कारक है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी यानी कि स्वबंधता। इसमें कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अनुकूलता होने पर भी अंकुरण नहीं होता। इसे स्वबंधता कहा जाता है, यानी कि उसी पौधे के एक ही पौधे पर जो उपस्थित परागकण है वो उसी पौधे पर उपस्थित वर्तिकाग्र या उसी जाति के दूसरे उसी वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो सकते। इसे सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंधता कहा जाता है। अंतिम और पांचवा जो कारक है वो है हेट्रोस्टाइलली यानी विषम वर्तिका। इसमें जैसे एक पुष्प लंबी वर्तिका और छोटे पुंकेसर युक्त होता है, जबकि दूसरा पुष्प छोटी वर्तिका और लंबे पुंकेसर होता है, तो इसके कारण पुंकेसर और वर्तिका की लंबाई में अत्यधिक अंतर होने के कारण इनमें स्वपरागण नहीं हो पाता, तो इनमें इस कारण परपरागण ही होगा। तो इस प्रकार से परपरागण को प्रेरित करने के लिए 5 मुख्य उत्तरदायी कारक हैं। एक लिंगता, भिन्न काल परिपक्वता, अवरुद्ध परागणता, स्वबंधता और विषमवर्तिकात्व। अब जब परागण की प्रक्रिया हो चुकी है, यानी परागकण पौधे के वर्तिकाग्र पर आ चुके हैं, चाहे वो स्वपरागण से आए हों और चाहे वो विषम परागण से आए हों, अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा, नेक्स्ट जो चरण होगा परागण के बाद में, वो परागण के बाद में अगला चरण होता है निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? नर और मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। यानी ये जो परागकण है, ये परागकण अंकुरित हुए, इनसे पराग नलिका निकली और इस पराग नलिका में नर युग्मक हैं और ये पराग नलिका नर युग्मकों को लेकर भ्रूणकोश तक पहुंची और भ्रूणकोश में अंडकोशिका है। तो अंडकोशिका मादा युग्मक है और ये पराग कण में की पराग नलिका के अंदर नर युग्मक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहा जाता है। ये निषेचन की प्रक्रिया एक पूरी लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम 4 चरणों के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चरण है वो है परागकणों का अंकुरण। परागण की क्रिया के बाद में जब ये परागकण इस प्रकार वर्तिकाग्र पर पहुंच चुके हैं, तो वर्तिकाग्र के ऊपर कुछ स्राव होते हैं, उन स्राव के अंदर शर्करा होती है, वसा होती है, जो इस परागकण को माध्यम प्रदान करती है। यहाँ इसको परागकण को शर्करा मिल रही है, वसा मिल रही है, कुछ रेजिन्स मिल रहे हैं, इसके कारण ये परागकण अब अंकुरित होता है। किस प्रकार अंकुरित होता है? परागकण का जो बाहरी चोल है, उस बाहरी चोल में कहीं कहीं छिद्र होते हैं, जिन छिद्रों को जनन छिद्र कहते हैं। उन जनन छिद्रों से ये अंतः चोल एक लंबी नलिका के रूप में बाहर आता है। तो इस प्रकार ये परागकण अंकुरित होते हैं।
सामान्यतः एक परागकण से एक ही परागनलिका निकलती है। अलग अलग पौधों में इसकी लंबाई परागनलिका की जो लंबाई है वो वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। अलग अलग पौधों में वर्तिका की लंबाई अलग अलग होती है, परागनलिका की लंबाई अलग अलग होती है। यहाँ ये पराग कणों का अंकुरण हो गया। निषेचन का जो पहला चरण है पराग कणों का अंकुरण, वो यहाँ ये हो गया है। अब ये पराग नलिका लगातार आगे वर्तिका से होती हुई वृद्धि करेगी। तो ये वृद्धि किस प्रकार करती है? पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। कुछ पौधों के अंदर वर्तिका खोखली होती है और एक श्लेष्म पदार्थ से भरी हुई होती है। वो श्लेष्म पदार्थ इस परागनलिका की वृद्धि को प्रेरित करता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें ये परागनलिका पूरी तरीके से ठोस होती है, तो पैक्टिनेज नाम का एंजाइम है, वो इस वर्तिका के उत्तकों को अपघटित करता है, गलाता है, जिसके कारण इसमें वर्तिका में गुहा बन जाती है और उस गुहा के अंदर ये परागनलिका वृद्धि करती है। परागनलिका की वृद्धि जैसे कि आप चित्र के अंदर देख रहे हैं सदैव एक दिशीय ही होती है, एक ही दिशा में। यूं नहीं है कि परागनलिका कई सारी दिशाओं में जाएगी। परागनलिका सदैव एक ही दिशा में यानी बीजांड की ओर ही जाएगी। और परागनलिका की वृद्धि जो है वो रसायनानुवर्ती प्रकार की होती है। क्यों? वर्तिका, अंडाशय, बीजांड में उपस्थित जो रसायन है वो इसकी वृद्धि को प्रेरित करते हैं और परागनलिका की वृद्धि की दिशा को निर्धारित करते हैं। और ये जो परागनलिका है ये परागनलिका अंडाशय में उपस्थित बीजांड की ओर ही वृद्धि करती है। अब उसके बाद में ये जो परागनलिका है, ये परागनलिका बीजांड में प्रवेश कर इन प्रकार से बीजांड में प्रवेश कर सकती है। सबसे पहले प्रकार ये आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, ये एक बीजांड की संरचना है, ये पराग नलिका है और इस बीजांड की संरचना में ये भ्रूण कोश है और ये अध्यावरण। इन अध्यावरण के बीच में ये जो छिद्र होता है, इस छिद्र को आप बीजांड द्वार कहते हैं। तो पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश कर सकती है। इस प्रवेश को कहते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। यदि ये बीजांड द्वार से प्रवेश नहीं की है तो ये निभाग भाग से भी प्रवेश कर सकती है। तो ये प्रकार हो गया निभागीय प्रवेश या निभागी प्रवेश। तीसरे प्रकार में ये अध्यावरण के किसी भी भाग से परागनलिका प्रवेश कर सकती है। तो तीसरा प्रकार है अध्यावरणी प्रवेश। तो इस प्रकार से निषेचन के यहाँ तक हम 3 स्टेप पढ़ चुके हैं। पहला स्टेप था पराग कणों का अंकुरण, दूसरा स्टेप था परागनलिका की वृद्धि और तीसरा स्टेप है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। निषेचन का अब चौथा चरण होगा परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। यानी परागनलिका बीजांड में तो प्रवेश कर चुकी है, लेकिन अब बीजांड में प्रवेश के बाद भ्रूणकोश में प्रवेश किस प्रकार से करेगी? तो परागनलिका भ्रूणकोश में 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। पहले प्रकार में सहायक कोशिका और अंडकोशिका, ये साइड वाली और ये साइड वाली, ये सहायक कोशिका है, ये अंड कोशिका है। तो सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच में से परागनलिका प्रवेश कर सकती है। यदि ये ऐसे प्रवेश नहीं करती है तो भ्रूणकोश की भित्ति, ये पूरा का पूरा भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश की भित्ति और जो एक सहायक कोशिका है उनके बीच में से प्रवेश कर सकती है। और तीसरे प्रकार से एक सहायक कोशिका के अंदर से प्रवेश कर सकती है। तो इस प्रकार जब ये अंदर से प्रवेश करेगी तो सहायक कोशिका जो है वो नष्ट हो जाएगी और ये परागनलिका कई चरणों में भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। सबसे पहला जो चरण है वो चरण है जैसे ही परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है उससे पहले ही एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है और एक सहायक कोशिका के नष्ट होने के बाद अब ये परागनलिका चूंकि भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है और कुछ दूरी तक गति करती है। ये इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे, इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये इस प्रकार से परागनलिका यहाँ भ्रूणकोश में प्रवेश कर चुकी है
और भ्रूण कोश में जब प्रवेश किया तो एक सहायक कोशिका नष्ट हो चुकी है, और जो नष्ट हुई भी जो सहायक कोशिका है उसके तंतु रूपी समुच्चय के द्वारा उसमें प्रवेश करती है, और अब इस सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद इस पराग नलिका के शीर्ष पर एक छिद्र उत्पन्न होता है। इस छिद्र के द्वारा इस पराग नलिका में जो ये दो नर युग्मक हैं, ये दोनों नर युग्मक यहाँ पराग नलिका के शीर्ष पर जो छिद्र बना है, इस छिद्र के द्वारा सहायक कोशिका में विमुक्त हो जाते हैं, जो सहायक कोशिका नष्ट हो चुकी है, और कुछ कोशिका द्रव्य भी यहाँ मुक्त हो जाता है। अब इन दोनों नर युग्मकों में से, ये जो दोनों नर युग्मक हैं, उन दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक सहजता से ये अंडकोशिका है, ये इस अंडकोशिका तक पहुंच जाता है और दोनों की दोनों सहायक कोशिकाएं नष्ट हो चुकी हैं। और दूसरा जो ये नर युग्मक है, ये नर युग्मक यहाँ इन दोनों ध्रुवीय केंद्रकों तक पहुंचता है, केंद्रीय कोशिका तक पहुंचता है। जैसे ही ये नर युग्मक इन ध्रुवीय केंद्रकों तक पहुंचता है, उससे पहले ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं, और इस द्विगुणित केंद्रक से एक नर युग्मक के संलयन के परिणाम स्वरूप एक त्रिगुणित कोशिका बनती है, जिस त्रिगुणित कोशिका से अब भ्रूण कोश विकसित होता है, और अंड कोशिका और एक नर युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है, जो कि द्विगुणित होता है। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को आवर्तबीजी पादपों में डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है या दोहरा निषेचन कहा जाता है। दोहरा निषेचन कैसे, क्यों कहा जाता है? यानी कि 2 बार निषेचन होता है। 2 बार निषेचन कैसे? पहला निषेचन कौन सा है? यहाँ ये अंडकोशिका और एक नर युग्मक के संलयन को निषेचन या सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन या युग्मक संलयन कहा जाता है, जबकि ये जो दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से जो द्वितीयक केंद्रक बना है, वो द्वितीयक केंद्रक और दूसरे नर युग्मक के संलयन को दूसरा निषेचन कहा जाता है, या इसे ही त्रिसंलयन कहा जाता है। तो पहला जो है यह प्रथम निषेचन, और ये जो त्रिसंलयन यानी कि 3 केंद्रक मिले हैं जिससे कि भ्रूणकोश बनना है, त्रिगुणित कोशिका बनी है, इसे ट्रिपल फ्यूजन या त्रिकसंलयन या त्रिसंलयन कहा जाता है। और इन दोनों प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कहा जाता है। तो और जैसे कि आप यह डायग्राम में देख रहे हैं कि सहायक कोशिकाएं पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं, और अब ये जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, एंटीपोडल जो सेल्स हैं, ये भी नष्ट हो जाती हैं, और ये इस प्रकार से ये जो त्रिगुणित कोशिका बनी है, इस त्रिगुणित कोशिका से भ्रूणपोष बनेगा, और ये जो द्विगुणित कोशिका बनी है जिससे कि हमने युग्मनज कहते हैं, जो कि द्विगुणित है, इससे भ्रूण का निर्माण होगा। दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन में अंतर क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में होने वाली एक निषेचन की प्रक्रिया है, जबकि त्रिसंलयन क्या है? फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 polar nuclei इन द एम्ब्रियो सैक विद अ सिंगल स्पर्म सेल। 2 जो ध्रुवीय केंद्रक पाए जा रहे हैं भ्रूण कोश में, उन 2 ध्रुवीय केंद्रकों से एक नर युग्मक का मिलना ट्रिपल फ्यूजन है या त्रिसंलयन है। इसी प्रकार दोहरे निषेचन में फ्यूजन ऑफ एम्ब्रियो सैक विद 2 sperm cells, जो एम्ब्रियो सैक है यानी भ्रूण कोश है, वो भ्रूण कोश 2 नर युग्मकों से मिलता है, जबकि त्रिसंलयन के अंदर 2 निषेचनों में से जो एक निषेचन है, वो एक निषेचन को ही त्रिसंलयन कहा जाता है। इसी प्रकार निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित जाइगोट का युग्मनज का निर्माण होता है, जबकि त्रिसंलयन के फलस्वरूप भ्रूणकोश का निर्माण होता है। और दोहरे निषेचन के फलस्वरूप प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड जाइगोट एज वेल एज ट्रिपल एंडोस्पर्म, यानी कि दोहरे निषेचन में से द्विगुणित युग्मनज तो बना ही बना है, इसके साथ में त्रिगुणित भ्रूणपोष भी बना है, जबकि त्रिसंलयन से केवल और केवल त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है।